नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में तय होगा प्रदेश के विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, चिंतन के साथ चिंता भी जरूरी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने अफसरों को लिया आड़े हाथ। काम को नो नहीं बल्कि रास्ता निकालने के लिए मिलती है सैलरी। कहा, अफसरों को बदलना होगा अपना एटीट्यूड। हरिद्वार से हरदा ने 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा का किया आगाज। पद यात्रा में शामिल रहे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत यशपाल आर्य। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में 125 करोड़ के 12 प्रस्ताव पास। सफाई कर्मचारियों को बढ़ा वेतन देने की मांग को लेकर पार्षदों ने भी दिया धरना। और चंपावत में उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टरों का भारी टोटा। महज 3 डॉक्टर्स के सहारे चल रही ओपीडी। घंटों इंतजार के बावजूद बिना इलाज के वापस लौट रहे मरीज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में शुरू हो चुका है। इन 3 दिनों में उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए और 2025 तक राज्य को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हो गया है। सशक्त उत्तराखंड @25 के विषय पर इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। साल 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ऐसे में उत्तराखंड कितना विकसित होगा और आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाए जाएंगे, इस विषय को लेकर चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार विकास कर रही है और जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो राज्य में कृषि सेक्टर से लेकर तमाम सेक्टर्स में कितनी प्रगति होगी, इस विषय पर मंथन किया जाना है। कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है, और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी कि राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में बने। हमारा 2025 में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हों, उसके लिए लगातार 3 दिवसीय यहाँ पर चिंतन चलेगा। और इस चिंतन से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और उसमें जो चिंतन निकल कर आएगा उसके अनुरूप हम उत्तराखंड की योजना बनाएंगे, ताकि क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। हमने जब ये योजना बना कर भेजी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी हमें ये पैसा मिल जाएगा, और आज करीब 112-13 करोड़ रुपया उन्होंने तुरंत हमारा स्वीकृत किया है। क्योंकि आज अगर हम अपनी इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं। चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये कहना है कि उत्तराखंड में विकास के लिए सबसे जरूरी है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, आय के साधन बढ़े और रोजगार बड़ी संख्या में पहाड़ों पर भी उपलब्ध हो सके। अधिकारियों के साथ बैठना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग सत्रों में बातचीत होगी और सभी माननीय मंत्रियों से अपेक्षा की गई है अपना अगला रोल मैप वो दिखाएं, बताएं। तो वो सब कार्यक्रम हमारा 22, 23, 24 में होने वाला है। और मुझे लगता है आने वाले जो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं, ये एक मील का पत्थर, ये मंथर शिविर साबित हो। सरकार का चिंतन शिविर कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज का कहना है कि भाजपा इस तरह की ड्रामेबाजी अक्सर करती रहती है, लेकिन भाजपा को ये भी बताना चाहिए कि इन सब का आउटपुट क्या है। पहले भी ऐसे बहुत सारी बैठकें की गई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी, एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियां खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में चले गया है। और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे, सामने आए, तब हमको समझ में आएगा। प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार करने के मकसद से आयोजित चिंतन शिविर में अगले 3 दिन मसूरी में मंथन होगा और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए विचार विमर्श करने के साथ तमाम मसलों पर गहनता से चर्चा भी होगी, ताकि प्रदेश में आर्थिक संसाधन मजबूत हो सके। लेकिन चिंतन शिविर से निकले आउटपुट से मिले नतीजे कब देखने को मिलेंगे, इसमें अभी वक्त लगेगा। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
मसूरी में आयोजित सरकार के चिंतन शिविर में मुख्य सचिव एसएस संधू ने बातों ही बातों में अफसरशाही को नसीहत दे डाली। मुख्य सचिव ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव रहना। उन्होंने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं कि आधी बात हुई नहीं और नो कह देते हैं। अफसरों को अपना ऐसा रवैया बदलना होगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है। ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हां कहिए, उसकी कोशिश करिए। नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कर देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे। अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता, और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं बैठ के सुनाते भी हैं, फला आया इतना आया मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स, यू आर पेड सैलरी नॉट टू से नो, नॉट टू स्टॉप थिंग्स। फाइंड ए वे, इफ यू आर इंटेलिजेंट फाइंड ए वे कैसे करना है। रूल हमने बनाए, अक्सर हम रूल कोड करते हैं, ये रूल अलाउ नहीं करता। अगर इश्यू इतना बड़ा है तो रूल चेंज कर दें। हम ही ने तो बनाए हैं, किसने बनाए हैं रूल। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। उत्तराखंड स्टेट फोकस सेमिनार का आज आयोजन हुआ। इस आयोजन में नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि सेमिनार में विशेष प्रमुख सचिव जो सूचना अभिनव कुमार हैं वो मौजूद रहे। उन्होंने विशेषज्ञों का पहाड़ी अंदाज में स्वागत किया है और साथ ही साथ वहां पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए माहौल जो है वो अनुकूल है। यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं और इसमें उत्तराखंड को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है और नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा की गई है आज। और विशेष प्रमुख सचिव सूचना जो अभिनव कुमार हैं वो मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर जो विशेषज्ञ वहां पर मौजूद रहे उनका पहाड़ी अंदाज में स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार से शुरू हो गई है। हरिद्वार जिंदाबाद के नारे के साथ ये यात्रा शुरुआत हुई है और बंगलौर के उद्दल हेड़ी से चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ पदयात्रा का आगाज हुआ। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, काजी निजामुद्दीन सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। यात्रा में शामिल हरीश रावत ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं की एकजुटता को लेकर तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में सब एकजुट है और लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा भी मिलेगा। जिंदाबाद फेज है भारत जोड़ो यात्रा का और उत्तराखंड चैप्टर में आज 4 दिन के लिए हम उदलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके यात्रा को निकाल रहे हैं और इसका समापन जो है धनपुरा में होगा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके। देश क्रांति, अराजकता, विद्वेष, सामाजिक वितृष्णा आदि का माहौल है, उससे भारत कमजोर हो रहा है। हमारी सामाजिक एकता कमजोर हो रही है। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के मूल्य कमजोर हो रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता के मूल्य कमजोर हो रहे हैं। उनको फिर से स्थापित करने के लिए ये यात्राएं देश के कोने कोने में हर स्थान से निकल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हरिद्वार से किया। हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि समूचे उत्तराखंड के साथ हरिद्वार में भी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा हरीश रावत के नेतृत्व में अगले 3 दिन तक निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों के बीच सरकार की नाकामियों को उजागर कर उन्हें आईना दिखाने का काम कांग्रेस करेगी। इस बात का भी करण माहरा ने दावा किया।
लगातार जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं जो वहाँ का आम नागरिक है वो उसमें सम्मिलित हो रहा है, ये हमारे शुभ संकेत हैं। और हरिद्वार में 7 दिन का ये पद यात्रा है जो हरीश रावत जी के नेतृत्व में वहाँ निकाली जा रही है। हम भी उसमें आज शिरकत कर रहे हैं और बीच बीच में जब समय मिलेगा हम जाते रहेंगे मेरे, क्योंकि और कार्यक्रम भी हैं और जगह भी हम लोगों को कार्यक्रम देने हैं। हम लगातार भारत जोड़ो कार्यक्रमों को चला रहे हैं। 14 से 19 नवंबर तक लगातार ये कार्य लगातार चले। और उससे पहले मैंने बाणा में यात्रा की थी, उसके अलावा हरिद्वार से मैंने एक यात्रा गंगा जी की आरती करके शुरू की थी। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का पहली बार कुमाऊं कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी संगठनात्मक चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा संगठन अपने सभी मोर्चे, प्रकोष्ठ और मंडल का विस्तार करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कमीशन खोरी वाले बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसी और परिप्रेक्ष्य में तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया था, इससे धामी सरकार के कार्यकाल का कोई लेना देना नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का विस्तार हो रहा है। अभी प्रदेश की टीम का गठन हुआ है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और यथाशीघ्र जो है जिले की कार्य समिति है, मंडलों का विस्तार अभी करना है। तो संगठनात्मक पर्व अभी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक, नीचे के स्तर तक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। अंकिता भंडारी के माता पिता ऋषिकेश में कोयलघाटी स्थित युवा संघर्ष समिति की तरफ से आयोजित धरने में शामिल हुए। इस दौरान अंकिता के पिता ने कहा कि मर्डर केस में साक्ष्यों को मिटाने का काम हुआ है, लिहाजा उन्हें एसआईटी की जांच पर अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच के साथ आरोपियों के नार्को टेस्ट किए जाने की मांग की है। वहीं इस मौके पर अपनी बेटी अंकिता को याद करके माता पिता भावुक हो उठे। आपको बता दें कि अंकिता मर्डर केस में एसआईटी अब तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, इसलिए एसआईटी की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो सीबीआई की जांच चाहिए और तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए और वीआईपी का पता चले। भाई मुझे इसलिए मैं यहाँ पे धरने पे बैठे हूँ। इस केस पे मुख्यमंत्री जिस दिन मुझे मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट के तहत जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, पर लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, ये भी कहा जो बुलडोजर चला गया किसके आदेश पे चला गया। अब बुलडोजर में जो ड्राइवर था वो ड्राइवर का नाम बताओ, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई नाम नहीं लिया। मांग मेरी ये है कि जो 3 अपराधी हैं इनको तो इनकी जो जांच सीबीआई की से जांच की जाए और इन तीनों अपराधियों के इनके तीनों अपराधियों को पे एक नार्को टेस्ट किया जाए। दवा तो है लेकिन संभावना लग रही है कि दवा पे मेरे प्रेशर बढ़ा सकते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि आप धरने पे क्यों बैठे हैं, जब लड़की के माता पिता धरने पे कहीं बैठे नहीं हो तो आपको क्या जरूरत है धरने पे, आप धरने से उठो। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मुझे जिस ढंग से मैंने अपनी लड़की को पाला पोसा, उसको सिंचाई किया, तब जिस ढंग से इन्होंने अपराधियों को मेरे लड़की को जो कि अपने पैरों में खड़ा होना चाहती था, इन दरिंद्र ने मेरी लड़की की हत्या की, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और मैं अपनी लड़की को न्याय दूंगा। ये न्याय दिलाने के लिए मेरी पूरी मात्र शक्ति युवा शक्ति मेरे साथ चाहिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। चंपावत जिले के सबसे ज्यादा ओपीडी वाले अस्पतालों में शुमार उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी मरीजों पर भारी पड़ती दिख रही है। महज 3 डॉक्टरों के सहारे ओपीडी को चलाया जा रहा है। नतीजन घंटों इंतजार करने के बाद भी कई मरीज ऐसे हैं जो बिना दिखाए ही वापस लौट जा रहे हैं। इससे मरीज और तीमारदारों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने कहा कि 3 डॉक्टर्स के पीजी करने के लिए वो गए हैं, जिससे ये परेशानी हो रही है, जबकि 2 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की कमी के बारे में सीएमओ चंपावत को जानकारी दे दी गई है, जल्द ही दिक्कत दूर कर ली जाएगी। इंटीरियर से आते हैं बहुत से लोग, तो सुबह पर्चा लगाते हैं तो 2-3 घंटे में नंबर आता है, क्योंकि डॉक्टर जो मेरे पास 4-5 डॉक्टर जो है, जिसमें से 3 पीजी करने चले गए हैं अभी और 2 डॉक्टर वैसे छोड़कर चले गए हैं, तो 5 डॉक्टर कम हुए हैं, जिसके बदले में अभी सीएमओ सर ने मुझे कोई डॉक्टर और दिया नहीं है। अब ओपीडी में आज जैसे बोरा जी पीजी के लिए अपनी गए हैं सर से मिलने, तो आज डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अकेले रह गए हैं। तो बहुत दिक्कत है, मरीज बहुत है और डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हम दूर दूर से आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 1-2 डॉक्टर मौजूद होने चाहिए।
हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक पहली बार अंबेडकर पार्क सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान बोर्ड बैठक में 125 करोड़ के बजट के 12 प्रस्ताव पास किए गए। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि बैठक में तिकोनिया चौराहे में घंटाघर नगर निगम कर्मचारियों को आयुष्मान का लाभ दिए जाने, सिटी फॉरेस्ट पार्क के निर्माण, 40 लाख की लागत से सीसीटीवी कैमरे और शीश महल में जन मिलन केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही बोर्ड बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतर करने पर भी जोर दिया गया। बोर्ड की बैठक के दौरान कई पार्षद बैठक हॉल के बाहर धरने पर ही बैठे रहे, जो कि सफाई कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग कर रहे थे। मेयर जोगेंद्र रौतेला का कहना है कि जैसे ही निगम की आय बढ़ जाएगी, तत्काल कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ गया है, कर्मचारी बढ़ गए हैं, नया शासनादेश हुआ है, तनख्वाह दुगनी हो गई है। स्वच्छता समिति की रेगुलर कर्मचारियों को यथावत मिल रही, पूर्ववत मिल रही है, समय पर मिल रही है। जो बढ़ी हुई धनराशि उसकी कहाँ से हम उसको जुटाएं, किस तरह हम संसाधन बढ़ाएं, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। यूनियनों ने मांग करी है और वो मांग को हम देख रहे हैं, जल्दी उसका भी निस्तारण हो जाएगा। 125 करोड़ का बजट हमारा है और जितनी हमारी आय है उससे थोड़ा सा हमारा बचत भी दिखाई दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे आय के स्रोत हैं उनसे सबसे हमें पूरी धनराशि प्राप्त होगी। इसमें जो बड़े कार्य हैं, सिटी फॉरेस्ट के लिए भी धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जो अभी कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अभी शायद उन पर विचार नहीं हो पाया है, इसलिए मैं उन पर कमेंट करना संभव नहीं है। घंटाघर का प्रस्ताव भी विचार नहीं है, अभी उसका नंबर नहीं आया, उस पर विचार हो जाने के बाद निर्णय हो जाएगा। सिटी फॉरेस्ट के लिए 1 करोड़ की सहमति हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे जिससे क्राइम कंट्रोल की निगरानी की जाएगी और कूड़े प्रबंधन की भी निगरानी की जाएगी, उसके लिए भी 40 लाख की स्वीकृति दे दी। नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में अहम दस्तावेज चोरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रिकॉर्ड रूम की महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होने के मामले में देहरादून नगर निगम की तरफ से कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि जो फाइलें चोरी हुई हैं उनकी डिजिटल कॉपी नगर निगम के पास सुरक्षित है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि चोरी की घटना पर FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। नगर निगम के द्वारा प्रकरण में ऑलरेडी FIR दर्ज कराई जा चुकी है और जो रिकॉर्ड चोरी हुए हैं उसमें बताया गया है कि ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके थे, तो उनका डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से इमीडिएटली निर्देश दे दिए गए हैं कि उनका प्रति जो है डेवलप करा ली जाए, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की सूचना लेने में समस्या ना हो। और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि जो भी नगर निगम में यदि कोई CCTV कैमरे जो भी लगे हैं और स्मार्ट सिटी के जो यदि CCTV कैमरे आसपास लगे हैं, तो उनके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को इस्तेमाल करते हुए इस केस का खुलासा करके तत्काल कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। उत्तराखंड पुलिस को मॉडर्न बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत प्रदेश को दिए जाने वाले बजट में कटौती कर दी गई है। इससे उत्तराखंड में मॉडर्न पुलिसिंग के सपने को बड़ा झटका लगा है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी साल दर साल आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही अपराधियों ने अपराध के तरीकों को भी बदल दिया है। वहीं वित्तीय और साइबर अपराध ने पुलिस की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर बजट आवंटित करती है। जिन राज्यों को केंद्र सिक्योरिटी के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील समझती है, उसी लिहाज से बजट भी दिया जाता है। कह रहा हूँ ना, वहाँ का उनका क्राइटेरिया होता है, उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से वो बजट अलॉट करते हैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन के। क्योंकि पुलिस है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। पुलिस का जो विभाग है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो नेचुरली ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए एक क्या कहते हैं, एक एडिशनल आपको वो कर देता है कि ग्रांट दे देते हैं, आप अच्छा मॉडर्नाइज करो करके। बट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मामले में अब विधानसभा स्पीकर हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष सरकार से इस बात का भी जवाब मांग रहा है कि बड़ी मछलियों पर एक्शन लेने से आखिर क्यों पीछे हटा जा रहा है। विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर कर्मचारियों की बहाली पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये तय कर लिया है कि वो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगी। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि इस मसले पर कानूनी राय मशवरा लेने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंची है। अब चलिए थोड़ा सा रिवाइंड कर मामले को दोहरा भी लेते हैं। दरअसल विधानसभा स्पीकर ने 2016 और 2021 में विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर जांच बैठाई।
जिसमें 200 से ज्यादा नियुक्तियां फर्जी पाए जाने पर उन नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फैसला कर्मचारियों के हित में आया और सभी कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए गए। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। देखिए, अभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमने अभी किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। लोग अपने पत्र लेकर आए थे, अपने कागज़ लेकर आए थे। हमने भी उन्हें एक पत्र दिया जिसमें हमने उन्हें कहा कि हम अभी विधिक राय ले रहे हैं और जब तक हमें राय पूरी तरह से हम नहीं ले लेते हैं तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो हमने अब राय ली है और अब आगे जाने का मन बनाया है डबल बेंच में। तो अब आगे देखते हैं क्या। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इस बात का सरकार से जवाब मांगा है कि विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर एक पक्ष पर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि बड़ी मछलियां कार्रवाई के शिकंजे से बाहर घूम रही हैं। जो निर्णय सिंगल बेंच का था, आप देखिएगा आने वाले दिनों में डबल बेंच का भी वही निर्णय होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये हठधर्मिता दिखाई पड़ती है कि आप एक वर्ग पर तो चोट कर रही हैं, लेकिन दूसरे वर्ग पर आप बोलने से इनकार कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी जिन नेताओं ने युवाओं के साथ छलावा किया, धोखा किया और उनके मुंह का निवाला अपने सगे संबंधियों को खिलाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के जहां पूरे मामले में सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं, तो विपक्ष के तेवर भी कड़े और तल्ख हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने के बाद विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाए गए कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, ये देखना होगा। चौधरी कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध के साथ बड़ा खतरा सताने लगा है। दरअसल टिहरी डैम की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद आप भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते नजर आएंगे। टिहरी डैम के व्यू पॉइंट से खुलेआम लोग व्हाट्सएप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो घातक साबित हो सकता है। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध, डैम की सुरक्षा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। व्हाट्सएप पर लोग कर रहे वीडियो कॉलिंग। व्यू पॉइंट पर नहीं है कोई सीसीटीवी, ना ही कोई सीआईएसएफ जवान तैनात। डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर। अगर हम ये कहें कि टिहरी डैम की सुरक्षा में इन दिनों बड़ी सेंध लगने की तैयारी होने के साथ डैम की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। टिहरी डैम की सुरक्षा राष्ट्र के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 12वां ऊंचा बांध है। लेकिन इन दिनों टिहरी डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आलम यह है कि टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी न होने से सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों और किस लिए है। सीसीटीवी कैमरा न होने से टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर डैम को देखने आ रहे लोग व्हाट्सएप और अन्य ऐप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि व्यू पॉइंट पर ना तो सीआईएसएफ का जवान तैनात है और ना ही यहाँ पर किसी सीसीटीवी कैमरे की ही मौजूदगी है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव सिंह बिष्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान स्थानीय लोगों को यहाँ खड़े होने तक नहीं देते, लेकिन इन दिनों व्यू पॉइंट पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिव सिंह के इस बयान से सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब आम दिनों में यहाँ सीआईएसएफ जवान तैनात रहते हैं, तो हाल ही के दिनों में जवान की तैनाती क्यों नहीं है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखे 2 युवक जो है अभी लाइव वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से टीएडीसी से मांग करता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एक सीआईएसएफ का जवान भी तैनात होना चाहिए और इस व्यू पॉइंट में सीसीटीवी कैमरे भी जो है टीएडीसी को लगाने चाहिए, जिससे कि जो है बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लाइव यहाँ पर जो है लाइव प्रसारण जो है वो बंद होना चाहिए। संदिग्ध लोग टिहरी बांध पर व्यू पॉइंट पर फोन से तस्वीर लेने पर पाबंदी के स्लोगन को साइड में रखकर लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो यकीनन टिहरी डैम की सुरक्षा और लापरवाही सवालों के घेरे में आना लाजमी है।
वहीं इस बारे में टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक उमेश कुमार सक्सेना सुरक्षा की दुहाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में है और जो व्यू पॉइंट है वो मुख्य सड़क पर है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि CISF को सूचित किया जाएगा। टिहरी बांध की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में है, जिसको हम जो CISF है वो पूरे इस एरिया को सिक्योरिटी देती है और जगह जगह उसकी चेक पोस्ट बनी हुई है। जहाँ तक व्यू पॉइंट का पॉइंट है जो बता रहे हैं कुछ संदिग्ध है, ये सड़क के ऊपर है और डैम टॉप से बहुत ऊपर है। ये करीब करीब ये 2000 मीटर, ये 1150 की हाइट पे है और डैम 840 पे है। वहाँ पर पब्लिक का आना जाना है, पब्लिक के लिए व्यू पॉइंट बनाया ही गया है वो। ऐसे में अगर कोई ऐसी स्थिति नोटिस में आती है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की कोई भी अगर जो अनटूवर्ड घटना को अंजाम दें या कोई इस तरह की बातचीत जो सस्पेक्टेड हो तो उसके लिए भी हम वहाँ देखेंगे कि CCTV कैमरे लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो वो हम करवाएंगे उसे और CISF को भी अलर्ट कर देंगे कि वो भी पेट्रोलिंग करती रहा। केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में एशिया के ऊंचे बांधों में शुमार टिहरी डैम की सुरक्षा है, लिहाजा इस मसले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर लाइव वीडियो कॉलिंग पर पाबंदी लगानी तो आवश्यक है ही, लेकिन डैम की सुरक्षा के मानकों को और कड़े करने की भी जरूरत है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, नहीं तो टिहरी डैम की सुरक्षा के लिए ये घातक साबित हो सकता है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में तय होगा प्रदेश के विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, चिंतन के साथ चिंता भी जरूरी। मुख्य सचिव SS संधू ने अफसरों को लिया आड़े हाथ, काम को नो नहीं बल्कि रास्ता निकालने के लिए मिलती है सैलरी। कहा अफसरों को बदलना होगा अपना एटीट्यूड। हरिद्वार से हरदा ने 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा का किया आगाज। पद यात्रा में शामिल रहे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत यशपाल आर्य। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में 125 करोड़ के 12 प्रस्ताव पास। सफाई कर्मचारियों को बढ़ा वेतन देने की मांग को लेकर पार्षदों ने भी दिया धरना। और चंपावत में उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों का भारी टोटा। महज 3 डॉक्टर्स के सहारे चल रही OPD, घंटों इंतजार के बावजूद बिना इलाज के वापस लौट रहे मरीज।